अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं प्रोफेसर अदील अख्तर। आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड या वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क होता है उसको हमने कैलकुलेट करना है और आखिर में हमने उसके रिजल्ट को डिस्कस करना है कि वो वर्क जो है वो किस तरह से होता है। और फिर हमने ये डिस्कस करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड हम इसको क्यों बोलते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स क्यों बोलते हैं। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। बच्चों, जो आइंस्टाइन की थ्योरी है अबाउट ग्रेविटी, उसके मुताबिक हमारी जो स्पेस है, हमारी स्पेस इज इटसेल्फ अ ग्रेविटेशनल फील्ड। हमारी स्पेस ही ग्रेविटेशनल फील्ड है। आप यूं समझ सकते हैं कि वो रीजन, वो एरिया जिस रीजन में ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी मास का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेट कर सकता हो, वो रीजन या वो एरिया, वो इलाका उस मास के लिए, उस मास का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो बच्चों, हमारे पास अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें हमने वर्क करना है। और किस तरह से करना है, ये जो रेफरेंस लाइन है इसको आप ग्राउंड समझ लीजिए, ठीक है। और ये हमारे पास पॉइंट ए है। अर्थ से, इस ग्राउंड रेफरेंस से हाइट एच पर एक दूसरा पॉइंट है बी, और हमने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है फ्रॉम ए टू बी, और उसके लिए हम डिफरेंट पाथ जो है वो सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो पाथ है वो ये है हमारा, ठीक है जी। इस पाथ में हम मूव करेंगे, पहले ए से डी तक वर्क करेंगे और फिर हम वर्क करेंगे डी से बी तक। इसी तरह हमारे पास जो पाथ 2 है इसको हम पाथ 1 कह लेते हैं, और ये हमारा पाथ 2 है। पाथ 2 में बच्चों पहले हम मूव करेंगे ए से सी तक और फिर हम मूव करेंगे सी से बी तक। तो इस तरह से हम वर्क करेंगे अलोंग पाथ 2। और ये जो पाथ, ये जो आपको कर्व्ड पाथ नजर आ रहा है, ये दोनों पाथ जो है इसमें आपको ये नजर आ रहा है कि हमारा जो पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है। यहां भी स्ट्रेट लाइन है, यहां भी स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक कर्व पाथ है, एक कर्व है। तो इसको हम नाम दे लेते हैं पाथ 3। तो बच्चों, इन तीनों पाथ्स में हम वर्क कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और एंड पे फिर हम इनके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी वर्क अलोंग पाथ 1। जो पाथ 1 है इसमें हमारा जो टोटल वर्क होगा वो होगा ए से डी तक और फिर डी से बी तक। तो इसे हम लिख सकते हैं वर्क फ्रॉम ए डी बी। तो दो हिस्सों में हम ये वर्क करेंगे। पहले हम वर्क करेंगे ए से डी तक और फिर हम वर्क करेंगे डी से बी तक। तो बारी बारी हम इनको कैलकुलेट करते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं वर्क फ्रॉम ए टू बी। बच्चों, वर्क की जो डेफिनेशन है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉज ऑफ थीटा। अब यहां पर अगर आप गौर करें, जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमने यहां पर वर्क कैलकुलेट करना है वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बच्चों, अगर हम ए से डी तक मूव करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है हमेशा उसकी जो डायरेक्शन है टुवर्ड द ग्राउंड होती है, जमीन की तरफ होती है हमेशा डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो बच्चों, ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। बड़ा क्लियर है, यहां पर आप देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो बच्चों, यहां पर हमारे पास आ जाएगा जो वर्क है एफ डी इंटू कॉस ऑफ 90, और कॉस ऑफ 90 बच्चों कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पर 0 आ जाएगा और 0 जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है से ए से बी तक ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क है वो 0 है। अब हमने मूव करना है डी से बी तक। तो बच्चों, अब हमारे पास वर्क आ जाएगा फ्रॉम डी टू बी, और ये भी उसी तरह से होगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब आप मूव करें इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये है बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपको पता है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, ये फोर्स है नीचे की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों एंटी पैरेलल हैं। जब एंटी पैरेलल हैं तो एंगल कितना है, 180 है। तो यहां पर हम पुट करेंगे एफ डी और कॉस 180। बच्चों, कॉस 180 जो है ये -1 होता है,
और ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर होती है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, h के बराबर है, तो d की जगह h आ गया, f की जगह mg आ गया, cos 180 की जगह -1 आ गया, तो हमारा वर्क बन गया -mgh। तो बच्चों d से b तक हमारा वर्क बन गया -mgh। इसे हमने कह देना है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब आप db और ab दोनों की वैल्यूज पुट करें तो पाथ 1 का जो वर्क है, वर्क अलोंग पाथ 1 यानी कि ADB बराबर आ गया वर्क फ्रॉम A टू D, वो आया है 0, प्लस वर्क फ्रॉम D टू B वो आया है -mgh। तो 0 प्लस mgh आंसर क्या आ गया, -mgh। तो बच्चों पाथ 1 के अलोंग अगर आप मूव करके जाएंगे तो आपका वर्क जो है वो आएगा -mgh। अब हम पाथ 2 से वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं वर्क अलोंग पाथ 2। तो पाथ 2 का जो वर्क है बच्चों, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। वर्क फ्रॉम ए सी बी, ए से स्टार्ट करना है, सी तक जाना है, फिर सी से बी तक जाना है। तो यहां पर आएगा ए सी बी। बच्चों पहले ए से सी तक वर्क फ्रॉम ए टू सी, प्लस सी से बी तक वर्क फ्रॉम सी टू बी। तो पहले ए टू सी निकाल लेते हैं बच्चों, वर्क फ्रॉम ए टू सी। अब देखें ए से सी की तरफ जाते हुए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर को है, ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जो फोर्स ऑफ हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है। बच्चों ये फोर्स हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों एंटी पैरेलल, बिल्कुल सेम यही सिचुएशन। एंगल कितना बनेगा 180। तो ये वर्क हमारे पास आ जाएगा एफ डी कॉज ऑफ 180। बच्चों कॉज 180 क्या होता है, -1, डी कितना है, यहां से यहां तक हमारा डिस्प्लेसमेंट h के बराबर है, क्योंकि ये फासला हमने क्या लिया है, h लिया है। ये h हो गया, और f किसके बराबर है, mg के। तो वर्क बच्चों क्या आ गया, -mgh। तो वर्क फ्रॉम a टू c, यहां से यहां तक हमारा वर्क आ गया -mgh। अब हमने जाना है c से b तक, तो वर्क फ्रॉम c टू b। बच्चों जिस तरह a से d तक आप गए, ये देखें जी, a से d तक हम गए तो वर्क हमारा क्या आया था, 0 आया था, ठीक है। यहां पर ये मिस्टेकनली मैंने इसको b लिख दिया है, ये सॉरी इसको d लिखना था, ठीक है। तो a से d तक हमारा जो वर्क आया है, यहां से यहां तक वो 0 आया है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप c से b तक जाएंगे तो भी आपका वर्क क्या आएगा, 0 आएगा। तो बच्चों ये cb की और ac की दोनों वैल्यूज आप यहां पुट कर दीजिए। इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो वर्क फ्रॉम ए सी बी, यानी कि पाथ 2 से हम जब गए हैं तो वर्क ए टू सी बच्चों वो कितना आया है, -mgh, प्लस वर्क फ्रॉम सी टू बी, सी टू बी क्या आया है बच्चों, वो 0 आया है। तो नेट वर्क हमारा क्या आ गया, -mgh, वर्क फ्रॉम पाथ 2। तो बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क है, हम पाथ 2 से गए तो वर्क हमारा आया -mgh, हम पाथ 1 से गए तो वर्क हमारा आया -mgh। तो दोनों वर्क जो हैं पाथ 1 से चाहे आप जाएं यूं करके या पाथ 2 से जाएं यूं करके, दोनों वर्क क्या आ रहे हैं, -mgh। अब एक तीसरा पाथ हमारा रह गया जो कि एक डायरेक्ट पाथ है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, जो कि एक कर्व पाथ है। अब इस पाथ का वर्क हमने कैलकुलेट करना है। तो ये अगर आपने नोट करना है तो आप इसे कर सकते हैं पॉज करके। तो अब हमने मूव करना है ए से बी तक, ठीक है जी, इस कर्व पाथ में। तो हम ये हमारा पॉइंट बी है और ये हमारा पॉइंट ए है, और हमारा जो वर्क है, ठीक है, ये पाथ हमारा एक कर्व्ड पाथ है। बच्चों अब आपको पता है कि वर्क में दो चीजें होती हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक डायरेक्टेड लाइन में होता है डिस्प्लेसमेंट, हमेशा कर्व नहीं होता। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, हमें डायरेक्टेड स्टेप्स, ठीक है, ताकि हम इस कर्व को हम डिस्प्लेसमेंट बना सकें, ठीक है। तो यहां पर हम पहले स्टेप्स बना लेते हैं जी, ठीक है, दो तरह के।
ये हॉरिजॉन्टल स्टेप, वर्टिकल स्टेप, हॉरिजॉन्टल स्टेप, वर्टिकल स्टेप, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और हम यहां पॉइंट बी पे पहुंच जाएंगे। तो बच्चों यहां पर हमने स्टेप्स बना लिए, हॉरिजॉन्टल स्टेप और वर्टिकल स्टेप, क्योंकि हमें वर्क कैलकुलेट करना है और उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बनेगा, यहां पर हमें स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जिस तरह यहां स्टेप है, ये हॉरिजॉन्टल स्टेप है, ये वर्टिकल स्टेप है, ये वर्टिकल स्टेप है, ये हॉरिजॉन्टल स्टेप है, तो यहां पर भी हमें इसी तरह से स्टेप बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और हर स्टेप के अलॉन्ग हमें वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चों जो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं, ये देखें, यहां पर भी ऐसा ही था। जब आपने ए से डी तक मूव किया या सी से बी तक मूव किया, तो आपकी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये हो गए थे परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से वर्क क्या हो गया, जीरो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो कॉस कितना होगा, 90, और कॉस 90 बच्चों क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए यहां पर भी ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं, इन तमाम हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में वर्क जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। बच्चों ये फोर्स है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल कितना बनेगा, 90, कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए वर्क जीरो हो जाएगा। तो हमें सिर्फ वर्क कैलकुलेट करना है वर्टिकल स्टेप्स का। तो ये सबसे पहला वर्टिकल स्टेप है, इसकी जो हाइट है उसको हम डेल y1 कह देते हैं, इसकी हाइट को डेल y2 एंड अप टू सो ऑन डेल yn। अब हर स्टेप का वर्क हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं स्टेप 1 का वर्क। स्टेप 1 का जो वर्क है बच्चों, इसको हम W1 कह लेते हैं। W1 इज इक्वल टू हमारा जो वर्टिकल स्टेप्स हैं, वर्टिकल स्टेप्स का वर्क हम निकाल चुके हैं। ये देखें कितना आता है, -mgh। तो ये आएगा -mg, और h नहीं बल्कि हमारी हाइट क्या है इस स्टेप की, इस स्टेप की हाइट है डेल y1। जो दूसरा स्टेप है उसमें वर्क क्या होगा, -mg डेल y2। इसी तरह से जो हमारे पास सबसे आखिरी स्टेप होगा उसके वर्क को Wn कह लें, और वहां पर जो वर्क होगा -mg डेल yn। बच्चों टोटल वर्क क्या आएगा, ये सारे वर्क जो हैं इनको हम जमा कर लेते हैं n तक, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क। बच्चों अब इसमें वैल्यू पुट करें, W1 -mg डेल y1 प्लस W2 -mg डेल y2 एंड प्लस अप टू सो ऑन -mg डेल yn। यहां तक हमने कर लिया। बच्चों इन सब में कॉमन आ सकता है, इन सब में आप कॉमन निकाल लें -mg को, -mg कॉमन निकाल लें, तो यहां बच गया डेल y1 प्लस यहां बच गया डेल y2 एंड यहां बच गया डेल yn। बच्चों ये सारे स्टेप्स की हाइट को जमा करें, इन सारे वर्टिकल स्टेप्स की हाइट को जमा करें तो हम पॉइंट बी पे पहुंच जाते हैं, और पॉइंट बी तक हमारी जो टोटल हाइट है वो कितनी है, h है। इसका मतलब है कि इन सब को, इन सारे स्टेप्स को अगर आप जमा करो तो उसका आंसर क्या आ रहा है, h आ रहा है। तो बच्चों इन सब का आंसर आ रहा है h, और साथ में क्या है, -mg। तो बच्चों अगर हम a से b तक डायरेक्ट मूव करें, ठीक है, इस कर्व्ड पाथ पे मूव करें, तो हमारा जो टोटल वर्क आ रहा है वो आ रहा है -mgh। तो बच्चों हमने देखा, हम पाथ 1 के अलोंग गए, वर्क आया -mgh, पाथ 2 के अलोंग गए, वर्क आया -mgh, पाथ 3 के अलोंग गए, वर्क आया -mgh। इसमें जो दो पाथ है ये देखें, इनमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेप हैं, जबकि जो तीसरा पाथ है वो कर्व्ड पाथ है। इसके बावजूद तीनों डिफरेंट पाथ हैं, तीनों पे हमने मूव किया, हमने देखा कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेम। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स वर्क करती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करती है, वो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो बच्चों कोई भी ऐसी फोर्स जिसका वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड ना करता हो, ऐसी फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड। तो बच्चों दो डेफिनेशन हो सकती हैं, एक ये भी हो सकती है कि इफ वर्क डन बाय द फोर्स, अगर फोर्स का जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड ना करे तो वो फोर्स कंजर्वेटिव है। इसके अलावा ये भी हो सकता है वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। अब क्लोज पाथ कैसे बनेगा, अगर हम A से D तक जाएं, फिर D से B तक जाएं, B से C तक आएं और C से वापस A तक आएं, तो ये क्लोज पाथ बन जाएगा। तो जब आप वापस A पर आएंगे आपका टोटल वर्क जीरो हो चुका होगा। तो वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज जीरो। तो ऐसी फील्ड को भी हम
कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे और ऐसी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो ये हम प्रूव भी कर सकते हैं अगर हम यहां पर तो ये देखें, आप ए से डी तक मूव करोगे वर्क फ्रॉम ए से डी तो वो तो आएगा 0 क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्टेप है, और वर्टिकल स्टेप आप डी से बी तक मूव करोगे तो वर्क आपका आएगा -mgh। फिर आप मूव करो बी से सी तक, वापस आ जाओ। अगर आप बी से सी तक मूव करोगे वर्क फ्रॉम बी टू सी तो बच्चों ये वर्क क्या आएगा, अगेन 0 क्योंकि ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल स्टेप है। ठीक है, अब आ जाए वर्टिकल स्टेप पे। पहले आप जा रहे थे ऊपर, अब आप आ रहे हैं नीचे, तो वर्क फ्रॉम सी टू ए। अब आप आ रहे हैं नीचे, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जिस डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रही है उसी डायरेक्शन में हमारी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में है जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो ऐसी सूरत में जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंगल अगर 0 होगा तो हमारे पास जो वर्क है एफ डी कॉस ऑफ 0, बच्चों कॉस ऑफ 0 1 होता है। डी की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये हाइट h है, और एफ की जगह क्या पुट करेंगे mg, तो ये बन जाएगा mgh। तो वर्क फ्रॉम सी टू ए mgh। अब ये चारों वर्क आप जमा कर लें, टोटल वर्क क्या हो गया, इन चारों को जमा कर लें। ए टू डी कितना है बच्चों, वो 0 है, प्लस डी से बी कितना है, वो है -mgh, प्लस बी से सी जमा कर लें वो 0 है, प्लस सी से ए तक जमा कर लें वो है mgh। तो बच्चों वर्क फ्रॉम ए से डी, डी से बी, बी से सी और सी से वापस ए। ये देखें जरा, अगर आप गौर करें तो -mgh प्लस mgh कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ, यानी कि जहां से आपने स्टार्ट लिया अगर मूव करते हुए वहीं पे वापस आ जाएं तो आपका टोटल वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन है, ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन है। इसके साथ हमारा लेक्चर खत्म हो गया है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।